अध्याय 77 उत्तरजीवी का निशान संशोधित। मानव रूप अवस्था। ये पहली बार था जब मयंक ने शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी कोई कौशल देखी थी, न कि शारीरिक विकास से। मानव रूप अवस्था के कौशल के तहत मानव मुख वृक्ष का मूल स्वभाव नहीं बदलता था। हालांकि ये लकड़ी के खोल से मांसल शरीर में परिवर्तित हो जाता था, मांस और लकड़ी को एक मानवाकार रूप में मिला देता था, जो थोड़ा छोटा लेकिन अधिक इंसान जैसा और अधिक फुर्तीला था। मयंक ने सोचा, मानव रूप अवस्था। उसने मानव मुख वृक्ष को कौशल का उपयोग करने के लिए नियंत्रित किया और जल्द ही एक लाल चमक ने मानव मुख वृक्ष को घेर लिया। अनगिनत बेलें उसके चारों ओर लिपट गईं, एक हवा बंद कोकून बना दिया। मानव मुख वृक्ष का 11 या 12 मीटर का कद बेलों की लपेट में स्पष्ट रूप से सिकुड़ गया। बेलें विरल होती गईं और लाल रोशनी तेज होती गई। बस कुछ ही मिनटों में मानव मुख वृक्ष का रूप पूरी तरह से बदल गया। उसकी खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और शरीर के कंकाल का ढांचा घने काले कठोर लकड़ी से बना था। बेलें और मांस आपस में गुथे हुए थे, एक विशेष ऊतक बनावट का निर्माण कर रहे थे, उसकी मांसपेशियों को भर रहे थे। उसकी शाखाएं अंगों का रूप ले चुकी थीं, पंजे जैसी आकृतियों में मुड़ रही थीं और उसकी जैतूनी हरी आंखों में शीतलता का हल्का सा भाव था। मानव मुख वृक्ष लकड़ी और मांस से गुथे हुए एक मानवाकार राक्षस में बदल गया था, जो एक वृक्ष योद्धा ट्रिएंट जैसा दिखता था। इससे पहले मानव मुख वृक्ष अधिक हद तक एक पेड़ के रूप जैसा था, जबकि मानव मुख वृक्ष की यह मानव रूप अवस्था एक इंसान के करीब थी। मयंक के एक विचार के साथ मानव मुख वृक्ष पहले ही चल पड़ा। आगे बढ़ते हुए 7 या 8 मीटर की छलांग लगाए, एक कार पर जोर से उतरा और उसे कुचल दिया। उसने अपनी लकड़ी की भुजाएं फैलाईं और बेलें उंगलियों की तरह फैल गईं, वाहन के चारों ओर लिपट गईं। उसे अपनी पकड़ में ऊपर उठाया और फिर दूर फेंक दिया। उसके हाथों की बेलें लगातार रूप बदल रही थीं। हथेली के आकार से वे एक साथ मुड़कर सूजे जैसी नुकीली आकृतियां बना रही थीं। कुछ देर नियंत्रित करने के बाद मयंक के दिमाग में स्पष्ट समझ आ गई। 4 मीटर कद वाली मानव रूप अवस्था अधिक फुर्तीली थी और उसकी गति भी तेज थी। हालांकि वृक्ष रूप की तुलना में उसकी ताकत थोड़ी कम हो गई थी और बेलों का नियंत्रण भी कम था। उसने सोचा, फुर्ती के बदले ताकत का सौदा, ये तर्कसंगत है। अधिक फुर्तीला होने का मतलब था कि भागना आसान था, जो मयंक के अग्नि हमलों के दौरान विशेष रूप से स्पष्ट होता। अगर मानव मुख वृक्ष में उस समय इतनी गतिशीलता होती तो वह आसानी से लपटों से बच सकता था। मानव मुख वृक्ष का एकीकरण पूरा होने के बाद मयंक की निगाहें फिर स्पर्शक मुख राक्षस के योद्धा पर चली गईं। हालांकि विलन की गति बढ़ गई थी, लेकिन आवश्यक सामग्री की मात्रा भी बढ़ गई थी। 1 घंटा बीत गया और स्पर्शक मुख राक्षस ने 20 से अधिक कारों के बराबर धातु को एकीकृत कर लिया था, जिसका वजन लगभग 10 से 20 टन था। फिर भी उसका विलन स्तर केवल 56% तक ही पहुंचा था, जिससे पता चलता था कि कितनी अधिक सामग्री की आवश्यकता थी। उसने उसे अभी खुद से एकीकृत होने दिया। इस दर पर LV5 सामान्य धातु विलन को पूरा होने में शायद 1 या 2 घंटा और लगेगा। मयंक इंतजार कर सकता था, लेकिन मानव मुख वृक्ष को निष्क्रिय रखने की कोई जरूरत नहीं थी। बेहतर था कि इलाके में घूमकर देखा जाए। वाणिज्यिक गली आवासीय क्षेत्र से बहुत दूर नहीं थी और इस जगह को अच्छी तरह समझना अनिवार्य था। इसी विचार के साथ उसने मानव मुख वृक्ष को गली में गहराई तक चलने के लिए नियंत्रित किया, जहां दीपक वृक्ष की चमक धीरे धीरे कोहरे को हटा रही थी, जिससे दोनों किनारों की गलियां प्रकाशित हो रही थीं। जैसे जैसे वे गहराई में गए, दृश्य और अधिक जर्जर होता गया। हर जगह गहरे खून के धब्बे और कुतरी हुई हड्डियां थीं। जब कोहरा शुरू में छाया था तो बाहर की कारें जाम थीं और अंदर अधिक से अधिक लोग जमा हो गए थे, जिसके कारण यहाँ एक अकल्पनीय नरसंहार होना तय था। गरज, बिखरे हुए मांसल शवों ने हमला किया, लेकिन मयंक तक पहुंचने से पहले ही मानव मुख वृक्ष पहले ही हरकत में आ गया था। अपनी मानव रूप अवस्था में उसने अपनी भुजा की बेलों को कीलों में जमा दिया और तुरंत मांसल शव के दिल को आर पार कर दिया। जैसे जैसे वह मारता गया, वह अंदर की ओर बढ़ता गया। किसी कारण से वाणिज्यिक गली में राक्षस कम लग रहे थे। ये सही नहीं है, किसी ने इस जगह को साफ किया है, मयंक ने अंततः ध्यान दिया। बाहर की अराजक वाहनों के विपरीत यहाँ के वाहन ऐसे घसीट कर रखे गए थे जैसे वे सुरक्षात्मक बाधाएं हों। इसके अलावा उसके सामने काले पड़ चुके वाहनों के ढांचे की 3 पंक्तियां दिखाई दीं। हर पंक्ति में लगभग 4 या 5 वाहन एक साथ थे, जो सभी जलकर अपने ढांचों में बदल चुके थे। आग की पट्टी, तो क्या समर गार्डन मॉल के लोग? उसकी निगाहें वाणिज्यिक भवन के सबसे गहरे हिस्से पर टिकी, जो पूरे व्यावसायिक जिले का मुख्य क्षेत्र था, जहां सर्वनाश फैलने पर सबसे ज्यादा लोग होने चाहिए थे। जाकर देखते हैं। मयंक और मानव मुख वृक्ष अलग थलग पट्टी को पार करके सीधे समर गार्डन मॉल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, उनके नथुनों में पेट्रोल और जलने की गंध भर गई और वह कई ऐसे शवों को भी देख सका जो जलकर राख हो गए थे। उनमें से कुछ असाधारण रूप से विकृत लाशें थीं।
कुछ इंसान थे, उनके सिर समर गार्डन मॉल की दिशा में थे, लेकिन वे अलग थलग पट्टी से बाहर रेंग नहीं पाए थे। एक नज़र में 20 से 30 पहचानने योग्य जले हुए शरीर आसानी से दिख रहे थे, जो दर्शाता था कि शुरू में वहां लड़ाई कितनी भयंकर रही होगी। अगर बिल्डिंग 7 भी जनसंख्या वाले इलाके में होती तो उस समय निश्चित रूप से इतनी आसानी नहीं होती। मयंक कोहरे में से चलते हुए समर गार्डन मॉल के सामने पहुंचा। पूरी इमारत भयानक रूप से शांत थी। उसका ऊपरी आधा हिस्सा कोहरे में छिपा था, जबकि उसका निचला आधा हिस्सा मानव मुख वृक्ष के दीपक वृक्ष से प्रकाशित था। मुख्य द्वार पर अवरोध लगे थे और टूटे हुए हिस्सों को भी कुछ वस्तुओं से बंद कर दिया गया था, जिससे वहां अजीब सी चुप्पी थी। मयंक की आंखों ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा अंतराल देखा। मानव मुख वृक्ष को इस दरवाजे को खोलने का संकेत दिया। मानव मुख वृक्ष के हाथ बेलों के लच्छों जैसे तेजी से बढ़े और अंतराल के माध्यम से फिसल गए, फैलते गए और खींचते गए जब तक कि उन्होंने दरवाजे में एक बड़ा छेद नहीं बना दिया। दरवाजा खुलने की आवाज़ इमारत के निचले तल में गूंज उठी। मयंक और मानव मुख वृक्ष अंदर चले गए और अचानक अंधेरा पहला तल रोशन हो गया। 7 या 8 आकृतियां खाली लॉबी में खड़ी थीं। उनकी पीठ प्रवेश द्वार की ओर थी, भयानक रूप से शांत और सीधी खड़ी थीं। मयंक के चेहरे पर तनाव आ गया, क्योंकि 7 या 8 आकृतियां प्रवेश द्वार पर आवाज़ सुनकर मुड़ीं। उनके भयानक सफ़ेद चेहरे खून के छेदों से भरे थे और एक खून से सना चिपचिपा तरल लगातार उनके चेहरों से नीचे बह रहा था, जिसमें कीड़ों की तरह खून के छेदों से स्पर्शक कहते हुए निकल रहे थे। स्पर्शक मुख राक्षस। मयंक हैरान था। 8 स्पर्शक मुख राक्षस कोई छोटी संख्या नहीं थी। क्या ये हो सकता है कि यह जगह अतिग्रहित हो गई थी? जब वह सोच रहा था, तभी स्पर्शक मुख राक्षस उनकी ओर दौड़ पड़े। उनके चेहरे ही नहीं, बल्कि उनके शरीर के अन्य हिस्सों पर भी खून के छेद थे। स्पर्शक पहले ही 3 से 4 मीटर लंबे फैल चुके थे, मयंक पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। स्पर्शक मुख राक्षसों का ये जत्था पहले सामना किए गए राक्षसों से भी अधिक शक्तिशाली था। मयंक ने जल्दी से निर्णय लिया, फिर भी उसकी गति धीमी नहीं हुई। पूछुरा हाथ में लेकर वह सामने से हमले से मिला। ब्लेड की रोशनी चमकी जैसे ही उसने पलक झपकते ही हमलावर स्पर्शकों को काट दिया। वह स्पर्शक मुख राक्षसों की ओर दौड़ा, पूछुरा नीचे चलाया, पहले स्पर्शक मुख राक्षस के गर्दन से सिर काट दिया। धड़ाम, सिर जमीन पर लुढ़क गया और शरीर जड़ता से प्रेरित होकर 2 कदम आगे बढ़ा, फिर गिर गया। हालांकि सिर कटने के बावजूद स्पर्शक मुख राक्षस तुरंत नहीं मरा। उसके स्पर्शक जंगली रूप से फड़फड़ाते रहे, मानो मयंक को अपने साथ खींचने की कोशिश कर रहे हों। शेष 7 स्पर्शक मुख राक्षस करीब आ गए, लेकिन मानव मुख वृक्ष उछला, सीधे उनके बीच में घुस गया। उसकी 2 टांगों जैसी वृक्ष जड़ें बीच के स्पर्शक मुख राक्षस पर जोर से पड़ीं। चटकने की आवाज़ें हड्डियों के तत्काल टूटने का संकेत दे रही थीं। उसके पैरों से उगने वाली बेलें तेजी से फैलीं, सीधे स्पर्शक मुख राक्षसों के शरीरों में घुस गईं, उन्हें गला घोंटकर मार रही थीं। शेष 6 स्पर्शक मुख राक्षस पास आ गए, लेकिन मानव मुख वृक्ष के हाथ बेलों के चाबुक की तरह तेजी से बढ़े। एक बाएं और दाएं झटके से उसके 7 या 8 मीटर लंबे लच्छों ने उन्हें उलट दिया। स्पर्शक भालों की तरह आपस में मिल गए, अविश्वसनीय गति के साथ छेदते हुए एक के बाद एक स्पर्शक मुख राक्षसों के शरीरों के माध्यम से। 2 मिनट से भी कम समय में शेष 6 स्पर्शक मुख राक्षस भी पराजित हो गए, बेलों पर मुश्किल से जीवित और संघर्ष करते हुए। जीवित प्राणी के साथ विलय उपलब्ध। स्पर्शक मुख राक्षस विलय के लिए आगे बढ़ें। अध्याय 78 घात लगाए बैठा राक्षस संशोधित। विलन। मानव मुख वृक्ष की मांसल लाशों के साथ अनुकूलता अच्छी लगती थी, इसलिए ये स्पर्शक मुख राक्षस भी अलग नहीं होना चाहिए। जैसे ही विलन का आदेश दिया गया, बेलों पर पतले रेशमी धागे दिखाई देने लगे, जो लगातार स्पर्शक मुख राक्षस के शरीर में रिसने लगे, उसे धीरे धीरे समाहित कर रहे थे। मिनट बीत गए और स्पर्शक मुख राक्षस के कमजोर प्रतिरोध के बीच उसे मानव मुख वृक्ष द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया। स्पर्शक मुख राक्षस विलन स्तर 4%। एक अकेले स्पर्शक मुख राक्षस का योगदान केवल 4% था, न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम। मयंक को यह परिणाम स्वीकार्य लगा। जारी रखो। मयंक ने विलन जारी रखने का आदेश दिया, जिसमें मानव मुख वृक्ष की बेलें आसपास के 7 अन्य स्पर्शक मुख राक्षसों के शवों की ओर फैल गईं, उन्हें धीरे धीरे विलय कर खा रही थीं। लगभग 20 मिनट बाद जमीन पर पड़े स्पर्शक मुख राक्षसों के शव बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। इस बीच स्पर्शक मुख राक्षस का विलन स्तर 28% तक बढ़ गया था, जिसमें हर प्रतिशत बिंदु के लिए आवश्यक सामग्री थोड़ी बढ़ गई थी। विलन स्तर अभी पूरा नहीं हुआ था। मयंक ने धुंधले समर गार्डन मॉल की लॉबी पर नजर डाली और आगे बढ़ने की तैयारी की। मानव मुख वृक्ष के लिए विलन सामग्री के रूप में काम करने के लिए राक्षसों को ढूंढने और मारने के लिए। ट्रेड मॉल के अंदर पैरों की आवाज़ गूंज रही थी। कार शोरूम और कपड़ों की दुकानें पहले ही अव्यवस्थित हो चुकी थीं। खर्रा खर्रा खर्रा। अचानक एक आवाज़ आई।
मयंक का चेहरा सख्त हो गया क्योंकि मानव मुख वृक्ष कार्रवाई में आ गया, कोने के चारों ओर कपड़ों की दुकान की ओर दौड़ पड़ा। रुको, मैं इंसान हूँ, राक्षस नहीं। एक महिला की आवाज़ अचानक गूंज उठी, और एक बड़ी बिल्ली जिसके 6 खून जैसे लाल पंजे थे और एक गंजा धब्बा था, उसके पीछे रक्षात्मक मुद्रा में खड़ी थी। सुन न, मानव मुख वृक्ष ने तुरंत अपनी कार्रवाई नहीं रोकी। कई बैलें तेजी से निकली, महिला पर दोनों तरफ से हमला किया। 6 पंजों वाली रक्त बिल्ली ने बचाव में झपटने की कोशिश की, लेकिन एक बेल से कोड़े से मारी गई और जमीन पर गिर गई, फिर बेलों से बांध दी गई। महिला का चेहरा हताश हो गया क्योंकि उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाएं और दाएं से बेलें निकली, सीधे दीवारों में घुस गईं और उसे वहीं पर कील दिया, जिससे वह हिल नहीं पाए। वह वहीं जमकर खड़ी रही, डर के मारे हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, ये जानते हुए कि यह एक चेतावनी थी। तभी मयंक करीब आया, नियंत्रण में आई महिला को ध्यान से देख रहा था। वह काफ़ी आकर्षक थी, काफ़ी थकी हारी लग रही थी, पोनीटेल वाली, स्वेट पैंट और विंडब्रेकर पहने हुई थी, काफ़ी तेज तर्रार। तुम्हारा नाम क्या है? तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रही थी? महिला ने मयंक को देखा और कुछ नाराज़गी के साथ बोली, हालांकि उसने उसे दबा लिया और कहा, रूही, मैं बस तुम्हें चेतावनी देना चाहती थी कि आगे अंदर मत जाना, यहाँ राक्षस हैं। हैरान होकर मयंक ने अपनी भौं उठाई, मुझे राक्षसों के बारे में चेतावनी दे रही हो? रूही ने सिर हिलाया और जारी रखा, लॉबी में जिन्हें तुमने मारा, वे नहीं, वहाँ और भी शक्तिशाली राक्षस हैं, 3 मीटर ऊंचे। कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, हम केवल चुपके से अंदर बाहर जाकर सामान चुराने की हिम्मत करते हैं। मयंक रूही को घूर रहा था, यह उम्मीद नहीं थी कि स्पर्शक मुख राक्षस के साथ विलन देखा गया था, ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। मुझे अपने ठिकाने पर ले चलो और फिर मुझे उन राक्षसों के बारे में बताओ। मयंक ने मानव मुख वृक्ष को अपनी बैलें वापस लेने के लिए हाथ हिलाया, फिर रूही की आंखों में झांका और बोला। रूही के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने मन ही मन खुद को कोसा कि उसने एक अच्छे इंसान की तरह काम करके इस व्यक्ति को चेतावनी दी। अगर उसका कोई बुरा इरादा हुआ तो हर कोई खतरे में पड़ सकता था। जैसे ही मयंक ने कार्रवाई की थी, वह और 6 पंजों वाली रक्त बिल्ली समर गार्डन मॉल में चुपके से घुस आए थे, कुछ सैनिटरी पैड और दवाएं खोजने के इरादे से। ये सिर्फ संयोग था कि उसने मयंक की कार्रवाइयों को देखा। यह मयंक के कौशल भी थे जिन्होंने उसे प्रभावित किया था, जिससे वह उसके पीछे चलने लगी और यहाँ तक कि उसे चेतावनी भी दी। उम्मीद है वह उन सभी की मदद कर सकता है। ये सोचते हुए रूही ने सिर हिलाया, पहले मेरे पीछे आओ, हम समर गार्डन मॉल के ठीक बाहर हैं। पहले तल की लॉबी में राक्षस मारा गया था और बाहर निकलने में कोई खास देर नहीं लगी, लेकिन जैसे ही वे लॉबी से गुजर रहे थे, रूही ने अप्रत्याशित रूप से मयंक को बगल के एक रेस्तरां में ले गई। रेस्तरां के सामने के हिस्से के चारों ओर कांच की दीवार के विपरीत अचानक एक बड़ा छेद दिखाई दिया। रूही ने समझाया, कई लोग इमारत के अंदर शरण ले रहे थे, लेकिन बाद में राक्षसों ने मॉल पर कब्जा कर लिया और हर कोई बाहर भाग गया। ये छेद उस समय का बचा हुआ है। छेद से बाहर निकलने के बाद रूही मयंक को आगे ले गई। जल्द ही एक छोटा रेस्तरां नजर आया। हम आ गए। रूही ने लयबद्ध ढंग से रेस्तरां के दरवाजे पर खटखटाया और फिर अवरुद्ध दरवाज़ा खुल गया। रूही, तुम वापस आ गई। अंदर के लोगों को रूही को वापस देखकर राहत मिली, लेकिन जिस पल उन्होंने मयंक को देखा, उन्होंने सतर्क अभिव्यक्ति दिखाए। पहले अंदर चलते हैं, फिर बात करते हैं। रूही कुछ शांत थी, उसने सभी को अंदर जाने का इशारा किया। रेस्तरां में प्रवेश करने पर मयंक को पता चला कि वहां ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 8, 2 पुरुष और 6 महिलाएं। 2 पुरुष अलग अलग उम्र के थे, एक 50 की उम्र में और दूसरा 20 की उम्र में। महिलाएं रूही की लगभग उसी उम्र की थीं, 20 की उम्र में, लेकिन कोई भी उसके जितनी आकर्षक नहीं थी। हम सभी भागने वाले हैं जिन्होंने अस्थायी रूप से यहाँ शरण ली है। आधा महीना हो गया है, लेकिन बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर मांसल शव बहुत ज्यादा हैं, रूही ने संक्षेप में समझाया। फिर युवा पुरुष ने पूछा, रूही, क्या तुम्हें बुखार कम करने वाली दवा मिली? थोड़ी गड़बड़ हो गई। अनीशा को ठंडा करने के लिए अभी एक तौलिए का उपयोग करो। मैं कुछ देर में फिर जाऊंगी। रूही ने टेंगो को सांत्वना देने से पहले थोड़ा माथा सिकोड़ा। टेंगो स्पष्ट रूप से चिंतित हो गया। क्या मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए? अंदर बहुत सारे राक्षस हैं, मैं तुम्हें कवर कर सकता हूँ। अनीशा को तेज बुखार है, मुझे डर है कि इससे उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अनीशा टेंगो की प्रेमिका थी। वे तीनों रूही के साथ सभी सहकर्मी थे और अच्छे से मिलते जुलते थे। लेकिन ये सुनकर रूही ने बिना सोचे समझे इस विचार को अस्वीकार कर दिया। केवल तुम और अंकल ली ने ही एंजल एनवॉय के साथ अनुबंध किया है। अगर सब चले गए और वे राक्षस हमला करने आए तो क्या होगा? क्या तुम तब वास्तव में अनीशा की रक्षा कर पाओगे? ये सुनकर मयंक ने माथा सिकोड़ा। सर्वनाश के 1 महीने बाद और केवल 3 लोगों ने एंजल एनवॉय के साथ अनुबंध किया था, ये काफी गंभीर था।
मुझे इमारत के अंदर के राक्षसों के बारे में बताओ। मयंक ने बातचीत को बीच में ही काट दिया, जिससे टेंगो असंतुष्टि से मुंह फुलाने लगा। आखिरकार वह किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये देखते हुए कि बात कहाँ जा रही है, रूही ने जल्दी से टेंगो को खींचा, उसे जोर से थपथपाया। गड़बड़ी मत करो, मैं अनीशा की स्थिति में मदद करूंगी। टेंगो दुर्भावनापूर्ण नहीं था, बस घबराकर भ्रमित था। ठीक है, ठीक है, मैं अनीशा को देखने जाता हूँ। टेंगो के जाने के बाद रूही ने कहा, लॉबी में तुमने जिस स्पर्शक मुख राक्षस को देखा, वह सिर्फ उनका पहरेदार है। हर मंजिल पर कुछ हैं। अगर तुम और अंदर जाते हो और उन्हें परेशान करते हो, तो यह और राक्षसों को आकर्षित करेगा, जिसमें उनका नेता भी शामिल है। क्या तुमने उसे देखा है? रूही ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर डर का संकेत दिखा। असल में इमारत सुरक्षित थी। शुरुआत में बहुत सारे ठेकेदार थे और कुछ लोगों ने बाहर के राक्षसों के खिलाफ बचाव के लिए आयोजन किया था। उसके शब्दों ने मयंक को बाहर के अलगाव क्षेत्र की याद दिलाई। ऐसे अलगाव क्षेत्र को स्थापित करना वास्तव में किसी प्रकार के संगठन का संकेत देता था। तुमने राक्षसों को बाहर रखा, समर गार्डन मॉल पर भरोसा करके तुम्हें काफी समय तक रहने में सक्षम होना चाहिए था। क्या हुआ? तुम सही हो, दर्जनों ठेकेदारों ने हमारी रक्षा की, भले ही कुछ लोगों के पास अनुबंध नहीं था। शुरुआत में यह कोई समस्या नहीं थी। हालांकि यह अराजक था, लेकिन ये सहने योग्य था। उसकी आवाज़ यहाँ पर रुक गई। अराजक एक सौम्य शब्द लग रहा था। अनुबंध वाले और बिना अनुबंध वालों के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता थी। उसने जारी रखा, हर कोई बचाव का इंतजार कर रहा था और घने कोहरे के कारण बाहर नहीं निकल सकता था। फिर हर कोई एक जगह के बारे में भूल गया, भूमिगत पार्किंग। इमारत के अंदर धीरे धीरे लोग गायब होने लगे, अधिक से अधिक लोग लापता हो गए, और जब हर किसी को पता चला कि भूमिगत पार्किंग में कुछ गड़बड़ है, तो वे स्पर्शक मुख राक्षस वहां से बाहर भागे। एक सेना की तरह बहुत सारे लोगों को मार डाला।